नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर, और जिन मुख्य घटनाक्रम पर हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री के तूफानी दौरे की। जी हाँ, प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार शामिल है। बताएंगे आपको विस्तृत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। इसके साथ साथ बात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री भी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। उस कार्यक्रम के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ खबरें होंगी कि कैसे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस समय अलग अलग विदेश यात्रा पर है और पाकिस्तान पर किस तरीके से चल रहा है इस समय डिप्लोमैटिक प्रहार, जिसमें पनामा के राष्ट्रपति से मिले हैं टीम थरूर की टीम। इसके साथ खबरें खेल जगत से होने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत से होने वाली है, बताने वाले हैं आपको कारोबार जगत से अहम सुर्खियां भी, और इसके साथ खबरें होंगी मौसम के हाल से भी जुड़ी हुई, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां भी। तो पूरा 1 घंटा जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ, क्योंकि होने वाला है पावर पैक शो। शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर। सिक्किम से होगी शुरुआत। राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। सिक्किम के बाद बंगाल और बिहार में हजारों करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। अलीपुरद्वार में जनसभा और पटना में आज रोड शो का भी होगा कार्यक्रम। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हुआ पनामा। पाकिस्तान के खिलाफ इटली, सऊदी अरब, सियरा लियोन में भी भारत का कूटनीतिक प्रहार जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दोहरा झटका। गैर कानूनी बताते हुए टैरिफ प्लान पर अदालत ने लगाई रोक। एलन मस्क ने भी छोड़ा सरकार का साथ। और खेल जगत से आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज। पंजाब किंग्स और आरसीबी में होगी भिड़ंत। अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में दोनों टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का उद्देश्य है 1 दिन और 3 राज्य। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। एक के बाद एक 3 राज्यों में उनका ताबड़तोड़ दौरा है, सिक्किम, बंगाल और बिहार में। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जाने वाले हैं सिक्किम। दरअसल सिक्किम की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वहां विशेष कार्यक्रम होगा, जिसका नाम है सिक्किम एट 50, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को बढ़ावा देती है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा और प्राकृतिक वैभव का उत्सव मनाने के लिए सुनोलो समृद्ध और समर्थ सिक्किम थीम के अंतर्गत साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की आयोजना बनाई है। प्रधानमंत्री सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटॉक जिले में सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। सिक्किम के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। यहां प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की शुरुआत करेंगे। 1010 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का उद्देश्य 2.5 लाख घरों और 100 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप गैस से जोड़ना है। इसके अलावा 19 नए सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इन 2 राज्यों के दौरे के बाद, यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाद, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बिहार। बिहार के पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज पटना में एक रोड शो का कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कि कल बिहार में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर होंगे। राज्य में 50,721 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिसमें 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपए है उसका शिलान्यास होगा, जबकि 853 करोड़ की 3 परियोजनाओं को वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना से 1742 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 116 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बिहटा एयरपोर्ट परियोजना की लागत 542 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसके अलावा वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किया था कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर आ रहे उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मेहंदी लगाकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। बड़े पैमाने पर महिलाएं 30 मई को विक्रमगंज की भूमि पर वीर भूमि पर जाएंगी उनके स्वागत करने के लिए। जो पहलगामा के लड़ाई में जो हुआ था सिंदूर ऑपरेशन, उसी के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। जो पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, उसी के खुशी में नरेंद्र मोदी हमारे बिहार आ रहे हैं, सासाराम हमें रोहतास जिला, उसी में सिंदूर ऑपरेशन में मेहंदी लगा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री औरंगाबाद के नवीनगर में एनटीपीसी के फेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 29,930 करोड़ रुपए की है। रेलवे की परियोजनाओं में से जिसमें सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का लोकार्पण, कचरट नवाडीह से सोननगर के बीच तीसरी लाइन का लोकार्पण, बरके सलैया रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण, वहीं सड़क परियोजनाओं में रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D का शिलान्यास, गंगा नदी पर बक्सर से भरौली के बीच बनने वाले पुल का शिलान्यास, किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन का शिलान्यास, पटना आरा सासाराम NH का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। पटना से राजेश राज और मधुरेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पूर्वोत्तर और पूर्व भारत यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बुनियादी ढांचों की योजनाएं और साथ साथ सामाजिक आर्थिक तौर पर किस तरीके से दोनों राज्यों को और मजबूत किया जा सकता है, इस पर उनका जोर रहने वाला है। साथ ही बिहार के दौरे पर यानी कि 2 दिन का दौरा जो रहने वाला है वो बिहार का 2 दिन का दौरा रहने वाला है। इसमें भी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने वाले हैं। देश के कोने कोने से समय हमारे पास रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे, जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की अपडेट और ज्यादा जानकारी उनके पास है। अश्विनी हमारे साथ गैंगटॉक से जुड़ रहे हैं, नीरज अलीपुरद्वार से जुड़ रहे हैं, वहीं राजेश राज पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी से। अश्विनी, सबसे पहला दौरा आज सिक्किम से शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि जहां प्रकृति और प्रगति मिलती है तो विकास का जो बयार है वो और मजबूत होती है। 50 साल पूरे हो रहे हैं राज्य के गौरवशाली इतिहास को, आज प्रधानमंत्री उसके भागी बनने वाले हैं। सिक्किम में किस तरीके का जोश नजर आ रहा है? लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्सुक होंगे।
निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 3 राज्यों के इस दौरे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पालजोर स्टेडियम है गैंगटोक का, जहां पर हजारों की संख्या में मैं दृश्य यहां पे दिखाऊंगा किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूर्वोत्तर के सिक्किम जैसे रणनीतिक बेहद महत्वपूर्ण राज्य का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। इससे पूर्व जब वो देश की पश्चिमी सीमाओं पर भुज और दाहोद और अगर देखें तो गुजरात के दौरे पर थे, तो वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो पूरी दुनिया ने सुना। और यहाँ जहां पर भूटान की, नेपाल की और चीन की सीमाएं एक साथ मिलती है सिक्किम में, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे देश की जनता को, विश्व की समुदाय को और साथ ही साथ सिक्किम के अवाम को, तो निश्चित तौर से उसके बड़े निहितार्थ निकाले जाएंगे। सिक्किम के मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सिक्किम के स्थापना का 50वां वर्ष 1950 में 16 मई को औपचारिक रूप से सिक्किम का विलय हुआ था भारत गणराज्य में। यहाँ फिर राजशाही की समाप्ति हुई थी। राजशाही का जो चौग्याल शासन था, जो यहाँ का नामग्याल चौग्याल राजवंश था, वो औपचारिक रूप से उसका शासन समाप्त हुआ था और भारत गणराज्य का हिस्सा बना सिक्किम। तो 50 वर्षों में किस तरीके से सिक्किम ने विकास के नए आयाम गढ़े और आगे का रोड मैप क्या हो, एक केंद्रीय सहायता पूरे मुक्त हस्त सिक्किम जैसे राज्यों को दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पूर्वोत्तर को देखें तो अष्टलक्ष्मी जैसी उपाधि भी दी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, और सबसे ज्यादा अगर विकास के फोकस को किया गया तो इसी पूर्वोत्तर राज्यों पर। तो सिक्किम में बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जहां पर वो 10 बजे के आसपास पहुंचकर इसी पालजोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुनहला, समृद्ध और साथ ही साथ समर्थ सिक्किम, ये नारा है। और वेयर द प्रोग्रेस मीट्स द पर्पस, वेयर द नेचर नर्चर्स द ग्रोथ, जहां पर प्रकृति ही विकास को बढ़ावा देती है, ये पूरी की पूरी थीम है। निश्चित तौर से चाहे वो जैविक कृषि हो, चाहे वो जैविक उत्पाद हो, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो यहाँ पर लिटरेसी रेट हो, चाहे यहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय हो, सिक्किम ने 50 वर्षों में बहुत उपलब्धि हासिल की है और केंद्र की पूरी सहायता मिलती रहती है सिक्किम को। 750 करोड़ रुपए के केवल एक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो नामची में जिला जो मुख्यालय है, उसका जो जिला अस्पताल है, उसकी कम से कम लागत यह है। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, कई सारे रोपवे का प्रोजेक्ट का अनावरण होगा, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है गंगटोक। तो उभरते हुए सिक्किम को भारत के उभरते हुए स्वरूप में समावेशित करके नया स्वरूप दिया जाए, नए विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का यहाँ का संबोधन उसके बेहद वैश्विक महत्व होंगे। और यहाँ पर विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास होगा, यहाँ के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। बिल्कुल, सिक्किम के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। पूर्वोत्तर भारत का जरूर छोटा सा राज्य हो सिक्किम, लेकिन सांस्कृतिक लिहाज से, परंपराओं के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से बेहद ही समृद्ध ये राज्य है। और आज जिस तरीके से भव्य दृश्य आपने अश्विनी दिखाए हैं, लग रहा है कि लोग कितने उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए अलीपुरद्वार से, क्योंकि सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल। नीरज, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि कई गैस वितरण परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में ये गैस वितरण परियोजनाएं किस तरीके से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में ऐतिहासिक कदम साबित होंगी और साथ साथ रोजगार के अवसर यहाँ किस तरीके से और बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल भावना, आपने सही कहा। आप देखें कि जो शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और अगर हम बात करें अलीपुरद्वार और कूच बिहार की, करीब 2.5 लाख के करीब जो आबादी है, इसका जो सीधा फायदा है उन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखें कि कई सारे सीएनजी जो पंप हैं उनकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि एनर्जी एक बड़ी जरूरत है लोगों के लिए, स्वच्छ और एनर्जी मिले और बेहतर एनर्जी मिले। क्योंकि सीएनजी गाड़ियों के लिए भी यहाँ पर काफी परेशानियां होती थी, लेकिन अब कूच बिहार और अलीपुरद्वार के जो लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ ही देखें कि प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा है उसको भी संबोधित करने वाले हैं। और इस जनसभा के कई सारे मायने हैं, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है। और आप देखें कि अगर हम उत्तर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ रहा है। चाहे हम अलीपुरद्वार की बात करें, इसके आसपास के इलाकों हैं, सिलीगुड़ी की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, तो यहाँ पर एक गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के माध्यम से जो हमने निर्णायक कदम उठाए,
जो निर्णायक नतीजे निकल कर आए उससे पश्चिम बंगाल की महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं के माध्यम से उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जो काफी समय से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ ही देखें कि चूंकि विधानसभा चुनाव है तो प्रधानमंत्री का ये दौरा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक तरीके से उत्साह भी बढ़ाएगा। उसको लेकर भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री का बार बार ये कहना भी है कि जब प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तमाम जो राज्य हैं उसमें विकास की परियोजनाएं भी बराबर शुरू होनी चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने कोलकाता में कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, कई मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत की, इसके अलावा कई आर्थिक परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और अब यहाँ से शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो योजना है उसकी शुरुआत होगी। और यहाँ के जो लोग हैं उनको खासतौर से ऊर्जा की जो जरूरत है उसको ये योजनाएं पूरा करेंगी। और यहाँ पर जो आबादी है, चूंकि टूरिस्ट प्लेस है यहाँ के आसपास के, आप देखें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये यहाँ से नजदीक पड़ते हैं, बागडोगरा नजदीक पड़ता है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सीएनजी जो गैस है खासतौर से जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काफी परेशानियां होती थी, तो अब वो परेशानियां भी दूर होंगी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम लाखों कार्यकर्ता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे प्रधानमंत्री आए, तो उनकी यात्रा से उनमें भी उत्साह बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं में आज जोश भी भरने वाला है और विकास परियोजनाएं भी देश को समर्पित होने वाली है। ये हमारे साथ राजेश राज पटना से भी जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बिहार की बात करें तो 2 दिन बिहार को मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे और कल भी वहां रहेंगे तो तमाम विकास परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। माहौल राजनीतिक सियासत के लिहाज से इस समय गर्म है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक तो जोश बढ़ेगा, साथ ही साथ जनता को जिस तरीके का आज सौगात मिलने वाली है उससे भी देश का विकास आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे, आज शाम वो पहुंचेंगे और सबसे पहले एयरपोर्ट पर जो पटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नया टर्मिनल भवन है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह एक बहुत प्रतीक्षित मांग रही है कि बिहार की जनता जो है वो बहुत लंबे समय से ये चाहती थी कि उनके पास एक बढ़िया एयरपोर्ट हो, क्योंकि जो पहले पुराना एयरपोर्ट था वो एयरपोर्ट पर जब आप अगर पहुंचती तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप एयरपोर्ट पे खड़ी हैं। ना उसके पास अपना कोई भवन था, ना बैठने की कोई माकूल व्यवस्था थी। सिक्योरिटी चेक इन की संख्या इतनी कम थी कि लंबे लाइनों में लगकर लोग सिक्योरिटी चेक इन कराते थे या फिर बोर्डिंग पास लेते थे। अगर पुराने एयरपोर्ट की बात करें तो मात्र 22 काउंटर चेक इन जो थे वो थे, अब उसकी संख्या 64 हो गई है। 64 यानी 3 गुना से अधिक 64 काउंटर बनाए गए हैं और 9 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था की गई है। यानी बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति में भी आराम से मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो अपने फ्लाइट में जाकर बैठेंगे और उनको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी होगी। एक शानदार बिल्डिंग उनको मिल रहा है, भव्य एयरपोर्ट जो है वो अपने नए क्लेवर, नए फ्लेवर, नए तेवर में नजर आएगा। और पहले मात्र जो है 11,000 मीटर में एयरपोर्ट था, अब उसका जो भूभाग है वो 64,000 मीटर अगर हम कहें तो 65,000 यानी 6 गुना अधिक भूभाग में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। 5 एरो ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं ताकि आराम से नए बिल्डिंग से पुराने बिल्डिंग होते हुए लोग सीधा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं। जो कल मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुराने एयरपोर्ट को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया जाएगा ताकि नए से पुराने तक जाने के लिए एरो ब्रिज के माध्यम से लोग फ्लाइट में दाखिल हो जाएंगे। और इस तरीके से एक खूबसूरत नज़ारा एयरपोर्ट का जो है वो दिल्ली की तर्ज पर दिखाई पड़ रहा है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की झलक बखूबी देखी जा रही है और एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली वाला लुक जो है वो पटना एयरपोर्ट को देने की कोशिश की गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी यहाँ से बढ़ेगी। पहले काठमांडू के लिए बहुत सारी फ्लाइटें थी, बीच में वो बंद हो गई थी। ये यहाँ के जो
यहाँ की जो जनता है वो आस लगाई बैठी है कि शायद काठमांडू के लिए आने वाले दिनों में उन्हें फ्लाइट मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जो एक नया बजट में जो घोषणा की गई थी कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, उसका भी शिलान्यास करेंगे और 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी का जो वीरचंद पटेल पथ पर जो कार्यालय है उस कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह और खुशी का भाव जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जगह जगह पर तोरण द्वार लगाए गए हैं, पोस्टर्स और बैनर्स जो है प्रधानमंत्री मोदी के और सिंदूर ऑपरेशन का जो पोस्टर बैनर है उसको कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और इस दौरान बिहार की पारंपरिक झलक जो है वो पटना की सड़कों पर बखूबी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक प्रधानमंत्री मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है, बैठक का कार्यक्रम भी है, लेकिन वो क्लोज डोर मीटिंग है, उसमें मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है अंदर आने की। और यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से न सिर्फ नेताओं में बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में उत्साह का संचार होगा और 1 to 1 जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे जब बातें करेंगे तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर होगा और अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो कमर कसकर तैयार भी नजर आएंगे। बिल्कुल राजेश, तो 2 राज्यों में जहां पश्चिम बंगाल और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारने वाले हैं। अश्वनी गैंगटॉक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्वनी, सबसे पहले सिक्किम में गैंगटॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे थे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने वाले हैं। लेकिन अब से कुछ दिन पहले नॉर्थ इंडिया राइजिंग समिट 2025 नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। 2 दिन ये समिट चली जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये सभी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं ये हमारी अष्टलक्ष्मी हैं और इन राज्यों को इतना समृद्ध किया जाए क्योंकि अपने आप में प्राकृतिक तौर पर इतने समृद्ध हैं, लेकिन इन राज्यों को विकास के तौर पर भी इतना समृद्ध कर दिया जाए कि वैश्विक तौर पर हमारे निवेश के द्वार इनके लिए खुल सके। आज जब सिक्किम में इतने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं सिक्किम के निवासियों को समर्पित होने वाली है, ऐसे में दूसरे देशों के लिए ये कितना बड़ा निवेश का द्वार खुलने की अपॉर्चुनिटी साबित किया जा सकता है। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है, ये दूरदर्शिता है कि वो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का विकास द्वार, प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अष्टलक्ष्मी की उपाधि उन्होंने दी, यहाँ पर 7 सिस्टर्स टाइप के जो संबोधन इससे पहले चला करते थे उसको और विस्तार देते हुए, उसको और ज़्यादा सम्मानजनक स्वरूप देते हुए अष्टलक्ष्मी का जो उन्होंने उपाधि दी, वो केवल इसीलिए नहीं, केंद्र सरकार में अलग मंत्रालय के गठन के बाद अगर देखें तो हर मंत्री, कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर आकर प्रवास किया। मैं दृश्य भी आपको दिखाता रहूँगा, यहाँ के विहंगम दृश्य आप देखें कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप जो कह रही थी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा नया विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। नॉर्थ ईस्ट जहां पर लोगों केवल अपने पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग माना करते थे, नॉर्थ ईस्ट जहां पर लोग कहीं ना कहीं आने से गुरेज करते थे, आज नॉर्थ ईस्ट देश के साथ कदम ताल कर रहा है विकास के मामले में। आज सांस्कृतिक अपने सांस्कृतिक झलक को लेते हुए और सांस्कृतिक गौरव को पूरे देश में स्थापित करते हुए पूरा जिस तरीके से चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे यहाँ के सांस्कृतिक गौरव का विकास हो, हर एक तरीके से मूल आत्मा को सजोकर यहाँ के जो भी जनजातीय और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय, यहाँ के जो भी प्रादेशिक संस्कृति है उसको पूरी तरीके से अपने में समाहित करते हुए विकास की मुख्य धारा में समावेशित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जिस तरीके से यहाँ पे अश्वनी हम एक और चीज देख रहे हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग ग्रुप बना हुआ है, वार्म वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ सिक्किम, यानी कि स्वयं सेवी संगठनों के भी जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, साथ ही साथ रोजगार लेने वाले मत बनिए, रोजगार देने वाले बनिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक अलग से पूरा पोडियम बनाया हुआ है।
हम आपको दिखाएंगे, वो दृश्य भी दिखाएंगे। आप कैमरा दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए छोटी बच्चियाँ हैं। बहुत सारी लखपति दीदी यहाँ पर हैं जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा बेहतर यहाँ पर कार्य किया है। तो अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी अगर संस्कृति है और सामाजिक संरचना, उसमें कहीं ना कहीं मातृ प्रधान व्यवस्था बहुत पहले से है। नारी सशक्तिकरण की जो बात पूरी दुनिया जब जानती थी, उससे कई हजारों साल पहले यहाँ पर मातृ प्रधान समाज की ही व्यवस्था थी और उस मातृ प्रधान समाज की व्यवस्था में नॉर्थ ईस्ट सबसे आगे था। तो आप देखें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नारी शक्ति को, मातृशक्ति को यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लखपति दीदियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारी जो जिस तरीके के सशक्तिकरण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा, वो विजन ये रहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वुमेन लेड डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट सबको लीड करता है कई दशकों पहले से। वुमेन लेड डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के लिए ध्वजवाहक हो सकता है। तो निश्चित तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक झलक तो दिखेगी ही। नारी सशक्तिकरण नहीं, नारी नेतृत्व तो यहाँ पर दिखेगा। नया सिक्किम, समर्थ सिक्किम, सुनहरा सिक्किम का भविष्य दिखेगा। और जो संबोधन होगा उसके निहितार्थ कई दिनों तक उसकी प्रतिध्वनि पड़ोसी देशों को जाएगी, पूरी दुनिया सुनेगी और नए सशक्त भारत के हर स्वरूप को दुनिया देखेगी। भावना बिल्कुल इसी को प्रधानमंत्री नया भारत कह रहे हैं और समृद्ध और सशक्त राज्य होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अश्विनी, नीरज और राजेश, तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर मिशन आउटरीच की। जी हां, पनामा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखा दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। दल ने पनामा गणराज्य के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से मुलाकात की। इससे पहले दिन में प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा से भी मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की तस्वीरें दिखाई। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज आचा ने कहा कि आतंकवाद के मामले में हम भारत के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पनामा के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सिद्धांतों को महत्व देता है और हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। Panama and India are engaged in a very successful pattern for business, for education,
and for eternal friendship. In regard to terrorism, we stand next to India. We cannot tolerate any kind of terrorism. We cannot tolerate countries sponsoring terrorism. We are a democratic country. India is the largest democracy in the world, which are values, principles, and we will fight against any kind of terrorism together. वहीं सांसद शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है उसकी पूरी दुनिया ने निंदा की है और पनामा त्वरित निंदा करने वाले देशों में था। उन्होंने कहा कि भारत ने 2 हफ्तों बाद ही आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। On the 22nd of April, terrorists marched across our borders and killed 26 holidaymakers, tourists in Kashmir. And when this happened, India and the world recoiled in horror. We are grateful for Panama's immediate condemnation on that very day of what happened. But when for 2 weeks nothing had been done by the country that had offered them safe haven to apprehend them or proceed against them and the basis from which they have emerged, India decided to act. And on the 7th of May, we struck 9 sites that were known to be the bases and headquarters of organizations proscribed by the United Nations Sanctions Committee Against Terrorism and also on the wanted list of the United States terror designated list. वहीं डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीस में वहां के सांसद प्रतिनिधि, मीडिया और समाज के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली कनिमोई ने कहा कि हम ग्रीस में लोगों की यह बताने में सक्षम रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचा है। हमने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संज्ञान लेना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। हम एक सकारात्मक भावना के साथ लौट रहे हैं कि ग्रीस हमारे साथ खड़ा है। टीम के बाकी सदस्यों ने भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी। Today we met members of the parliament and we met the deputy minister of foreign affairs from Greece and a think tank. We met journalists from a very important newspaper here. Today we come as a delegation to express our anguish and also to seek the support of Greece and the European Union, and also to ensure accountability for what has been happening from the Pakistani side in the United Nations Security Council, and the parliamentarians and the lawmakers here have understood what is happening in the Indian soil. टोटल 5 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री से हुई, वहाँ के लेजिस्लेचर से हुई, वहाँ के जो अलग अलग थिंक टैंक हैं उनके साथ हुई, मीडिया से हुई और चारों में हमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी भारत के प्रति या ऑपरेशन सिंदूर के प्रति वो हम अच्छी तरह से दूर कर पाए और सभी ने खुले दिल से कहा कि वो हर फोरम पे, चाहे वो नेशनल फोरम है चाहे इंटरनेशनल फोरम है, भारत का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान के उग्रवाद को बुरी तरह से बर्दाश्त न करेंगे और जहां भी संभव होगा उसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठाएंगे। जहां भी हम लोग गए वहां की सरकारों के साथ साथ जो वहां इंडियन रहने वाले हैं, चाहे रसिया रहा हो, चाहे लुबिनिया रहा हो, चाहे यहाँ रहा हो, हर जगह हर भारतवासी देश के साथ, देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ है और यही जज्बा हिंदुस्तान की ताकत है। यहाँ तीनों देशों में 100% सफल रहे। हमने न सिर्फ वहाँ के सरकार में बैठे लोगों को कन्विंस किया बल्कि अपने लोगों का भी स्नेह पाया और सारे लोग एक साथ हैं। बड़ी खुशी की बात है आखिर इन लोगों ने हमारी बात को समझा और जो इश्यू है ये लोग भी समझते हैं कि भाई टेररिज्म जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी है
और उसको अगर अभी से ठीक से टैकल नहीं किया गया तो वो सबको परेशान करेगी। जहाँ जहाँ भी दुनिया में कोई टेररिज्म का एक्ट होता है उसमें उसका लिंक पाकिस्तान से ही मिलता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश देने के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में सरकारी अधिकारियों, थिंक टैंकों के साथ बैठक की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति के बारे में बताया। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब के रियाद में कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर पाकिस्तान में आतंकी शिविर और आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं हुई तो भारत उसका कड़ा जवाब देगा। Saudi Arabia and India have a long relationship for centuries, and in recent years the relationship has got very, very strong, and Saudi Arabia has given its highest honors to our Honorable Prime Minister Modi ji and developed a very close rapport. Saudi Arabia has faced horrible terrorism in the past and has taken a very principled stand. And you know, Modi ji was here in Saudi Arabia when that horrific attack happened, the terrorist attack in Pahalgam. And the joint statement issued by His Royal Highness the Crown Prince and from our side, the government of Saudi Arabia and India, strictly speaks against terrorism of any kind and all kind, and especially cross-border terrorism. Pakistan has the cheek to say all these things, so the best thing now which the Kingdom of Saudi Arabia, the Kuwait government and the Bahraini government, we have requested them when the delegation and met that they must ensure that Pakistan must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. सऊदी अरब हमारी चिंता से वाकिफ़ है। फिर हम एक थिंक टैंक में गए, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री का है थिंक टैंक है, और सभी जगह ये बात है और हमने अपनी बातें स्पष्टता से कही कि आतंकी कैंप उनको बंद करने पड़ेंगे, आतंकवाद उनको बंद करना पड़ेगा। यदि वो आतंकवादी गतिविधियां करेंगे फ्यूचर में तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमने सारे अच्छे काम जो है पाकिस्तान के साथ कर लिए हैं और इस बात को हमने बड़ी गंभीरता से कहा। विदेश में ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक संपर्क के लिए गठित NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुलेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन पहुंची। प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका के संघीय नेता और कृषि मंत्री जॉन स्टिनहुइसन से मुलाकात की। सुप्रिया सुलेन ने बताया कि आतंक पर भारत की नीति और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अफ्रीकी सरकार के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। मंत्रियों ने काफी समय दिया, उन्होंने भारत के साथ खड़े रहने का वायदा भी किया। बहुत लंबी और अच्छी बात ही यहाँ की हर सारे मंत्रियों ने बहुत टाइम भी दिया, और हमारी कोशिश रही है कि जो वास्तव है, जो पहलगाम में हल्ला हुआ है, उसमें जो वास्तव है वो यहाँ साउथ अफ्रीका के ये सारे बड़े नेता है, बहुत सारे सांसदों से हम मिलने का हमें मौका मिला और सबसे जो वास्तव है वो बताने की कोशिश की, और उन्होंने पूरी ताकत से भारत सरकार के साथ खड़े रहेंगे ये वायदा उन्होंने किया। और आइए आगे बढ़ते हुए आप बात कर लेते हैं गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। आज दौरे के पहले दिन वे जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हालिया आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल गृह मंत्री पुंछ का दौरा करेंगे और इस दौरान वे पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इस दौरान वे उनके हालात की जानकारी लेंगे और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिला सकते हैं। पिछले 2 महीने के दौरान गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये तीसरा और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा होगा। बढ़ते आगे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित किसान घाट पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी,
समाज सेवी और किसानों के मसीहा के रूप में देश भर में सम्मानित किए जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ग्रामीण भारत और किसानों के उत्थान के लिए नीतियां बनाई और उन्हें लागू किया। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसान और ग्रामीण को समर्पित रहा। मैं सभी से आह्वान करूंगा, विशेषकर उद्योग जगत से, कि आपका उद्योग कृषि उत्पाद पर आधारित है। आपकी अर्थव्यवस्था में उनका भारी योगदान है। यह अति आवश्यक है कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आप ऐसा कदम उठाएं कि आप अपने आर्थिक लाभ अंश में किसान का भी हिस्सा रखें। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में अमेरिकी उप सचिव क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की। इस मौके पर क्रिस्टोफर लैंडो ने एक बार फिर भारत अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों और साझेदारी की पुष्टि की। अमेरिका उप सचिव ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध अमेरिकी विदेश नीति के लिए प्रमुख घटक हैं। इस मौके पर दोनों देशों के आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष और पारस्परिक बाजार पहुंच के महत्व पर भी चर्चा हुई। उप सचिव ने प्रवासन और मादक पदार्थों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उप सचिव और विदेश सचिव ने क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने की अपनी साझा इच्छा की भी पुष्टि की। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स अपने 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। वे 29 से 30 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत सरकार के साथ आपसी सहयोग और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड ने पिछले कुछ सालों में महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय यात्राएं साझा की हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। और अब खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बात राजधानी दिल्ली की जाए तो आज से यहां का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। बीते 2 से 3 दिन के शुष्क मौसम और उमस भरी गर्मी के बाद आज राजधानी में बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इससे तापमान में भी कमी आएगी। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं इस समय से पहले महाराष्ट्र पहुंचे मानसून के चलते राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई में कई जगहों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में एक और जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है, खास तौर पर राजस्थान में, जहां कल बीकानेर में तापमान सर्वाधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर का तापमान 44 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें।
SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां लेकर हाजिर है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुम्मर। आंचल, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो वो कौन सी विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जिसे आज समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठ में जगह दी है? शुक्रिया भावना। और पहली खबर जो ले रहे हैं वो नवभारत टाइम्स से, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल, गांव-गांव लगेगी चौपाल, जो बताएगी सरकार की उपलब्धियों के हाल, यानी कैसे सरकार ने इन 11 सालों में, अगर एक दशक हम पूरा कंप्लीट करें तो आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक लिहाज से जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो गांव-गांव में जो बूथ लेवल पर जो वर्कर्स हैं बीजेपी के, जो पार्टी से जुड़े हैं, वो इन उपलब्धियों का हाल गांव-गांव तक जाकर पहुंचाएंगे। और कैसे ग्रास रूट लेवल से पार्टी को लोगों के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें सरकार की उपलब्धियां, जिसमें आर्थिक लिहाज से बहुत कई अहम फैसले लिए गए, कई ऐसी नीतियां बनाई गई जिसकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, कई ऐसे सेक्टर्स पर ऐसे फैसले लिए गए जिसके युगांतकारी प्रभाव रहेंगे। वो सब फैसले, वो तमाम चर्चाएं गांव-गांव, चौपाल पर की जाएंगी, जिसमें जो सांसद हैं वो हिस्सा लेंगे, जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो हिस्सा लेंगे और ग्रास रूट लेवल पर ऐसे ही पार्टी को मजबूत किया जाएगा। अगली खबर हम जो ले रहे हैं वो जनसत्ता से है कि कैसे नीति आयोग ने कहा कि जो तमाम विकसित राज्य हैं वो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए। ये विजन डॉक्यूमेंट, जिसको गुजरात और आंध्र प्रदेश ने हाल ही में जारी किया है, उसमें औद्योगिक विकास कैसे किया जाएगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण के राज्यों की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है, तो कैसे सेक्टर्स में निवेश होगा उस लिहाज से विजन डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स में अगर निवेश है तो वो दक्षिण में ज़्यादा है, और अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए तो वो उत्तर में ज़्यादा है। तो कैसे इस खाई को पाटा जाएगा, इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए वो क्लियर हो पाएगा। तीसरी खबर जो हम ले रहे हैं वो INSV तारणी से है, जो आज अपने पूरे परिक्रमा लगाकर करीबन 8 महीनों बाद वापस आ रही है। और इसकी जो कमांडमेंट है, यानी कि इसकी ध्वजवाहक रही 2 लेडी लेफ्टिनेंट कमांडेंट्स, जिन्होंने इस पूरे 8 महीने की चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरा किया। और कैसे जल प्रवाह के साथ INSV तारणी अब जब पहुंचेगी, इसका स्वागत गौरव के साथ नेवी करने के लिए तैयार है। समृद्ध दिल, समृद्ध समुद्र, जिसकी थीम है नेवी से जुड़ी। और आखिरी खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फैसला लिया कि भाई अगर आप हमारे देश आना चाहते हैं तो पहले आप बताइए आप क्यों आ रहे हैं, क्या आपका पर्पस है। यानी जो वीज़ा के अभी इंटरव्यूज़ हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया। अब असर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा 3 तरह के वीज़ा पर, जिसमें पहला है F1 वीज़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र अमेरिका जाते हैं। दूसरा वीज़ा है J1 वीज़ा, और साथ ही तीसरा है M1। J1 ज़रूरी होता है एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, और M1 वोकेशनल कोर्स के लिए। करीबन 3.5 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र अमेरिका जाते हैं पढ़ाई, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। लेकिन अभी जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने लिया है वो ये देखना चाहते हैं, सोशल प्रोफाइल्स खंगालने के बाद, कि कौन उनके देश में सेंधमारी करने की कोशिश करा, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक ज़रूरी कदम अमेरिकी प्रशासन ने बताया। तो फिलहाल अखबारों के जगत से इतना ही। ओवर टू यू भावना। राजनीति से लेके अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जो सुर्खियां हैं अखबारों में प्रकाशित, उन्हें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आंचल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की कुछ खास खबरें देख लेते हैं। गजा में संयुक्त राष्ट्र के वेयरहाउस पर भूखे लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। गजा में राहत सामग्री की कमी है और राहत सामग्री काफी धीमी गति से गजा पहुंच रही है। रूस और यूक्रेन के बीच अगले दौर की शांति वार्ता 2 जून को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हो सकती है। क्रेमलिन ने इसका प्रस्ताव रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को ट्रेड कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। संघीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप द्वारा आयात पर टैरिफ लगाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करके ट्रंप देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं।
टेस्ला के सीईओ और अमेरिकी प्रशासन में डॉज की जिम्मेदारी निभा रही इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी और कहा कि मेरा विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हो रहा है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्यर्थ व्यय को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा क्योंकि ये पूरे सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करे। अमेरिका ईरान के साथ परमाणु वार्ता पूरी करने के काफी करीब है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नाइजर सीड के एमएसपी में 820 प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि की गई है और इसके बाद रागी में 596, कपास में 589 और तिल में 579 की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर निर्धारित करने का वादा किया गया था। इस निर्णय से किसानों को उनकी लागत पर 50 से 63 तक का प्रतिशत का लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन को जारी करने की मंजूरी दे दी है और इसके तहत किसानों को किफायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के माध्यम से 7% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे। पात्र ऋण संस्थानों को 1.5% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल महीने में बढ़कर 2.7% के स्तर पर आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार पर 3.4% रही है। इस साल मार्च में यह आंकड़ा 3% पर था। अप्रैल में पावर सेक्टर के उत्पादन में 1.1% की वृद्धि हुई है। अप्रैल में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 20.3% का इजाफा हुआ है। इन प्रोडक्ट्स का उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये सेगमेंट दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा है। इसका नौकरियों और आय पर सकारात्मक असर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेफ्रिजरेटर और टीवी जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में भी 6.4% की वृद्धि हुई है, जो बढ़ती आय के बीच इन वस्तुओं की उच्च उपभोक्ता मांग को दर्शाता है। राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों के क्षेत्रों में लागू की जा रही बड़ी सरकारी परियोजनाओं के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। खबरें होंगी अब खेल जगत से। हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में अंदाज रहेगा फटाफट। आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस मैच में जीत हासिल कर दोनों टीमें फाइनल में सीधी जगह बनाने चाहेंगी। सात्विक साईराज और रेड्डी चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ वापसी की। भारतीय मुक्केबाजों ने चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना दमदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसमें तमन्ना, प्रिया और दीपक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और कांस्य पदक पक्का किया। भारत के यूकी भामरे और उनके अमेरिकी जोड़ीदार रॉबर्ट गेलोवो ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल के पहले दौर में कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। भामरे और गेलोवो ने पहले दौर में रॉबिन हासे और हैंड्रिक जेबेंस की जोड़ी को शिकस्त दी। FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम रवाना हो चुकी है। भारतीय महिला टीम 14 और 15 जून को ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से भिड़ेगी। उसके बाद 17 और 18 जून को अर्जेंटीना की महिला टीम से मैच खेलेगी। और आइए अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह आपको कुछ मनमोहक झलकियों के साथ छोड़े जाते हैं। और आज ये झलकियां आ रही हैं केरल से, जिसे ऐसे ही गॉड्स ऑन कंट्री नहीं कहा जाता। तो चलिए आपको लिए चलते हैं केरल की लुभावनी खूबसूरत यात्रा पर। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।